नमस्कार। आज बैठक कुछ बातें तारा के साथ में टैरो कार्ड रीडर शिल्पा चावला जी से। टैरो कार्ड का पर्पस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। टैरो कार्ड्स एक डिवाइन कनेक्शन है। टैरो कार्ड की रीडिंग होती क्या है? एक्चुअली कार्ड सिर्फ 78 है और हमारी प्रॉब्लम सैकड़ों होती हैं। राइट डिसीजन एट राइट टाइम। कार्ड्स कभी गलत नहीं होते। वो कॉमन क्वेश्चन है जो आने वाला हर कोई आपसे पूछता है। अच्छा। अब मेरी जिंदगी में प्यार कब आएगा, लेकिन टैरो में आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है। ब्लैक मैजिक, तंत्रा। तंत्रा उसको इफेक्ट करता है जिसकी एनर्जी वीक हो जाती है। अच्छा। एक ही कार्ड को देखने के हजारों नजरिए होते हैं। अच्छा रीडर हमेशा आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, क्योंकि जिस भी घर में लेडीज खुश नहीं रहती हैं उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। कभी भी एक एक हफ्ते के, एक एक महीने के, दो महीने के कोर्सेज में भी आप टैरो नहीं सीख सकते। आप टैरो रीडिंग का क्या भविष्य देखती हैं? कि जिसके पास लोग भविष्य पूछने आते हैं उसका क्या भविष्य है? लोग थैंकलेस हैं। इस वजह से ज्यादा दुखी हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है। ओके। आप टैरो को नहीं चूज करती हैं, टैरो आपको चूज करता है। शिल्पा जी, ग्रैटिट्यूड का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्रैटिट्यूड सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। हर रोज 7 अच्छी चीजें आज मेरे साथ क्या हुई, मुझे वो लिखना चाहिए। जो आजकल इतने सारे सेपरेशन हो रहे हैं कपल्स के बीच में, उसका मेन कारण क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कि एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ हम कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नमस्कार। आज बैठक कुछ बातें तारा के साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं एक रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच, जिन्होंने अपने इंट्यूशन और सालों के अनुभव से अनगिनत लोगों को सही दिशा दी है। आज हम उनसे टैरो कार्ड के सीक्रेट्स, लाइफ गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं शिल्पा जी का। धन्यवाद तारा जी। धन्यवाद शिल्पा जी। तो चलिए बात करते हैं टैरो कार्ड रीडर शिल्पा चावला जी से। शिल्पा जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा शिल्पा जी, अपने बारे में कहाँ पैदा हुए आप, और फिर आगे घर में कौन कौन है और इस फील्ड में कैसे आए, कुछ अपने बारे में बताइए। जी मेरा जन्म हुआ अबोहर में। ये पंजाब का एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर। और मैंने एमकॉम की है। एमकॉम मेरी स्पेशलाइजेशन रही है प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। बचपन से ही मुझे साइकिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मेरी फ्रेंड्स हमेशा मुझे बोलती थी कि मैं सबकी एग्नेआर्ट हूँ, तो सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आते थे और मुझे हमेशा बोलते थे कि तुझे ना भगवान ने इसी फील्ड के लिए बनाया है। सबके दिल पर मरहम लगाना ही मेरा काम था, तो वो बचपन से ही था। तो इसलिए प्रभु की कृपा भी बचपन से रही, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं ना तो यूनिवर्स हमारे साथ एक हीलर बनकर हमारे साथ हमेशा रहता है। वो हमें भी हील करता है, सो दैट हमारा अपना कप भरा होगा तभी तो हम दूसरों का कप भर पाएंगे। अगर हम हील होंगे तभी तो हम दूसरों को हील कर पाएंगे। जी, मेरी शादी हुई थी 2001 में करनाल में। करनाल की एक बहुत रिनाउंड फैमिली, चावला फैमिली में। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टैरो की। एक्चुअली जब भी हम अपनी शादी के बाद एक नए फेस में एंटर करते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। तो वो पीरियड ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा एक बेड ऑफ रोजेस होता है। उसमें हमारी परवरिश कहाँ है, हम बड़े हुए, हम फिर कहीं और आए। एक पौधे को भी अगर एक जगह से आप उठाकर दूसरी जगह लगाते हो ना तो 6 मंथ्स लग जाते हैं उससे। बिल्कुल वहाँ तो मुझे भी टीदिंग प्रॉब्लम्स आई, और प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन एज भी बहुत छोटी थी उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। कितने साल में शादी हुई थी आपकी? मैं अपनी शादी वाले दिन 22 की हुई थी। अच्छा, ठीक। और मुझे ऐसा लगता था कि सब मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है। मम्मा डोमिनेटिंग है और सबके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। मैं अच्छे से कर रही थी, लेकिन समहाउ मैं सबको हैप्पी नहीं कर पा रही थी। ये बहुत आज ऐसा लगता है जैसे कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम ये बहुत बड़ी लगती थी। लगते थे उस समय। बिल्कुल। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मुझे किसी ने कहा कि एक दिल्ली में टैरो रीडर है, वहाँ जाइए। वहाँ से जब मैंने सेशन लिया, दैट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। तब मुझे लगा कि कार्ड्स में कुछ तो है। मैं बहुत अट्रैक्ट हुई कार्ड्स की तरफ, और वहाँ से मैंने कार्ड्स की तालीम लेनी स्टार्ट की। कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई की मैंने इस चीज़ को 1 साल दिया, और आज मुझे 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। टैरो कार्ड्स के कार्ड सिर्फ 78 हैं, लेकिन वो 78 कार्ड्स का एक एक कार्ड आपकी लाइफ का एक एक चैप्टर है।
और वो आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, ये तो मैं बता ही नहीं सकती आपको। जब आप डिस्टर्ब होते हो, हीलर बनता ही वही है जो खुद पहले heal- पेन में होता है। बिल्कुल, पहले पेन में होता है। तो उस पेन ने ही स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई लाइफ में। मेरी मदर इन लॉ मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मेरी मदर इन लॉ। अच्छा। और अगर मेरे कोई आइडियल है तो वो मेरे फादर इन लॉ हैं। अच्छा शिल्पा जी, टैरो कार्ड ने आपकी पर्सनल लाइफ में कितना इफेक्ट डाला? इसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री एंगल चेंज कर दिया। इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। अच्छा। तभी मुझे वहाँ से ही लगा कि जब हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी तो हम दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब मैंने देखा कि मेरा कप बिल्कुल खाली हो गया था सबको सर्व करते करते, एक डॉटर इन लॉ बनते हुए, एक मदर बनते हुए, एक वाइफ बनते हुए, सभी रोल्स को पूरा करते करते मैं सबको दे रही हूँ और मेरा कप बिल्कुल खाली हो गया। तो मेरा कप भी तो भरना चाहिए। तो वो कार्ड्स ने मेरा कप भरा। वो कार्ड्स की जो गाइडलाइंस हैं, वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो आज मेरा कप 100% भरा हुआ है। आज मैं जितना भी लोगों को दे लूँ वो कम है। तो जब मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, उसके बाद मैंने ये एक मिशन स्टार्ट किया घर घर टैरो का। तो आज मैं कार्ड्स सिखाती हूँ सो दैट ये हर घर में, जैसे धीरू भाई अंबानी ने हर घर में मोबाइल पहुँचाया, तो मेरी इच्छा है हर घर में कार्ड्स होने चाहिए और सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। शिल्पा जी, आपको क्या लगता है कि टैरो कार्ड का पर्पस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। एक्चुअल में टैरो कार्ड है क्या आम आदमी के लिए? तो उसके बारे में थोड़ी सी टैरो कार्ड्स की डिस्क्रिप्शन दीजिए, ताकि हमारे आगे की व्यूवर्स हैं जिन लोगों को टैरो कार्ड के बारे में पता भी नहीं है, वो भी जान पाए। जी, टैरो कार्ड्स एक डिवाइन कनेक्शन है। आपको ध्यान होगा जब हम छोटे थे ना, तब हम रामायण, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम चौपाई लेकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेते थे। मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स कैसे स्टार्ट हुए। शिल्पा जी, हर सेगमेंट के जन्म का कुछ कारण होता है, तो टैरो कार्ड की उत्पत्ति या इसका जन्म कैसे हुआ? जी, इसके लिए बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन जिससे मैं रेजोनेट कर पाती हूँ वो ये कि एक मंदिर था इजिप्ट में, और एक दिन उस मंदिर में आग लग गई। एक्चुअली वो मंदिर के अंदर ना एक बुक थी, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, तो उस बुक के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था, और एक प्राइस था वहाँ पर जो वहाँ पर उन पिक्चर्स को पढ़ता था, और लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर वहाँ पर आते थे। और उस बुक का नाम था टैरो। ओके। वहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी वो बताते थे, और वहाँ एक पिजन था जो फोल्ड करता था पेजेस को, और जो भी पेज आता था उसके अंदर कोई पिक्चर होती थी, और उस पिक्चर को प्राइस्ट इंटरप्रेट करता था। अच्छा। इस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर वहाँ से जाते थे। एक दिन बहुत ज़बरदस्त आग लग गई। आप बिलीव करोगे, वहाँ ईंटें और पत्थर भी नहीं बचे, सब स्वाहा हो गया, लेकिन उस बुक को कुछ भी नहीं हुआ। वो बुक एज इट इज़ रही। अच्छा। उस बुक को लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म किया गया कार्ड्स में, सो दैट ये सब जगह पहुंच सके। और अभी हम जो कार्ड्स पढ़ते हैं वो राइडर वेट की उत्पत्ति है। राइडर वेट ने उन्हें शेप दी कार्ड्स की। अच्छा जी। ओके, तो यहाँ से उत्पत्ति हुई कार्ड जी। शिल्पा जी, टैरो कार्ड की रीडिंग होती क्या है, उसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो ऑडियंस के लिए बताइए। कार्ड्स एक्चुअली डिवाइन कनेक्शन है। जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें इंट्यूशंस होती हैं अंदर से, और हर कार्ड, टोटल हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड के अंदर एक पिक्चर होती है, और उस एक पिक्चर के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। अच्छा। एक्चुअली कार्ड सिर्फ 78 है, और हमारी प्रॉब्लम्स सैकड़ों होती हैं, क्योंकि सब लोगों की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर कार्ड को हम हर पर्सन के लिए अलग वे से पढ़ते हैं, और वो सब इंट्यूशन होता है। ओके जी। ओके 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 ओके। एक्चुअली आपको खुद के साथ मिलाना और आपको अपने साथ कनेक्ट करवाना, वही कार्ड्स का पर्पस है। जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप अपने आप को समझ पाते हैं, तभी आप अपनी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। कभी कभी हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हमें कौन सी चीज़ पेन दे रही है। तो कार्ड्स आपको बताते हैं कि लाइफ में कभी भी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको।
एक्सेप्टेंस सिखाना, फॉरगिवनेस सिखाना, ग्रैटिट्यूड सिखाना, और अपनी ही चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स तो मैं बोलती नहीं हूँ। जब से मैं कार्ड्स के साथ कनेक्ट हुई हूँ तो मुझे समझ में आया प्रॉब्लम्स तो कुछ होती नहीं है, ये सब चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ के, छोटे छोटे चैलेंजेस, और इनको हमें कैसे डील करना है। राइट, दिस इज़ व्हाट कार्ड्स टीचेस। और एक चीज़, आपके फ्यूचर के अंदर देखकर आपके प्रेजेंट को आप कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हो, ये कार्ड्स के अंदर आप देख सकती हैं। आपने कौन सा करियर पाथ चूज़ करना है, आपको अगर पहले से पता लग जाए कि आज मैं ये काम करने जा रही हूँ, मैं बिज़नेस करने जा रही हूँ, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपको पहले से ही पता लग जाए कि जिस लाइफ पार्टनर को मैंने एज एन लाइफ पार्टनर चूज़ किया है, मेरी कंपैटिबिलिटी उसके साथ कैसी रहेगी, तब आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्ड्स पहले से ही देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो, आप अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो। राइट डिसीजन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्यूरेट गाइडेंस, जो हमें कार्ड से मिलती है। शिल्पा जी, आपको क्या लगता है कि जितनी गाइडेंस आप कार्ड्स को देके अपने सामने क्लाइंट्स को देते हैं, वो 100% गाइडेंस सक्सेसफुल होती है? जी बिल्कुल, कार्ड्स कभी गलत नहीं होते, रीडर्स गलत हो सकते हैं। शिल्पा, आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में और टैरो कार्ड रीडिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं टैरो रीडर भी हूँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आप बड़े बड़े इवेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका आपको थोड़ा सा व्यू मिल जाता है कि अगर आपका मंगल ग्रह अच्छा है और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो मंगल से रिलेटेड है, आप कर सकते हो। लेकिन टैरो में आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है। मंगल से रिलेटेड 10 काम हो सकते हैं। अच्छा। उन 10 काम में से ज़रूरी नहीं कि आपके 10 के 10 काम चलें। अच्छा। शुक्र से रिलेटेड 20 काम हो सकते हैं। अच्छा। ज़रूरी नहीं आपके 20 के 20 काम चलें। तो जो माइन्यूट टू माइन्यूट डिसीजन आपको लेना है ना, वो आप टैरो कार्ड से देख सकते हो। वहाँ एस्ट्रोलॉजी से नहीं आप देख सकते हो। सेकेंडली, जो टैरो कार्ड्स हैं वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। टैरो कार्ड्स का पर्पस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। एस्ट्रोलॉजी वो नहीं कर सकती। कार्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होते हैं और वो रीड कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट कौन सी एनर्जी आपके अंदर प्रिवेल कर रही है। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती। शिल्पा जी, क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग में आपको पता है डिजास्टर होने वाला है, और उसके बावजूद भी आप उसको उतना क्लैरिफाई नहीं कर पा रही? ऐसा हमेशा होता है। होता है, बिल्कुल होता है। जब कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि हेल्थ इम्प्रूव होगी या नहीं होगी, और आपको दिखाई दे रहा होता है कि ये पर्सन बैड टू वर्स्ट और उसमें जा रहा है, जो मैं बोलना नहीं चाहती जो वर्ड्स, तो उस टाइम पर एक्सप्लेन करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि हमें सामने वाले की एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, सो दैट वो इस चीज़ को डील कर सके। बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपना संतुलन खो देंगे ना, तो हम उन चीज़ों को फेस ही नहीं कर पाएंगे, और फेस तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर उस टाइम पर बहुत कूल एंड काम रहकर हमें उसे बहुत पॉजिटिव करना पड़ता है, पहले से भी ज़्यादा, सो दैट वो उस चीज़ को डील कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि एज अ कार्ड रीडर आपको कई बार बातों को घुमाना पड़ता है? बिल्कुल घुमाना पड़ता है, सामने वाले के बेनिफिट के लिए। मैंने अभी आपको बोला था कि कार्ड्स का काम क्या है? आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। राइट। अगर हम डायरेक्टली बोल देंगे नहीं जी, आप जिसके बारे में रीडिंग कर रहे हो वो तो जीने ही नहीं वाला 10 दिन से ऊपर, तो वो पर्सन 10 दिन से पहले ही मर जाएगा। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा। शिल्पा जी, क्या हर कार्ड रीडर के अपने तरीके होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। अच्छा। एक ही कार्ड को देखने के हज़ारों नज़रिए होते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि वो रीडर कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसकी इंट्यूशन लेवल कितनी एक्टिवेटेड है, और वो किस एनर्जी के साथ उसे रीड कर रहा है। शिल्पा जी, जब कभी कार्ड सारे के सारे नेगेटिव आते हैं, तो आप अपने आप को बैलेंस कैसे करती हैं? अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हम सामने, जब मैं स्टार्टिंग में
मैंने कार्ड्स सीखे थे तो शुरू में मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रोने लग जाती थी। मैंने देखा है, मैंने फील भी किया है। मैं गई थी आपके पास आज से 17 साल पहले, मैंने फील किया है वो। जब सामने वाला पेन में होता था तो वही पेन मैं फील कर लेती थी। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ सीखी कि मेरा काम क्या है, सामने वाले के खाली कप को भरना। तो इसलिए मैं अपने आप को मेडिटेशंस के ज़रिए और एक हीलिंग एनर्जी के ज़रिए पहले मैं सुबह में खुद को चार्ज करती हूँ, सो दैट मेरी वो एनर्जी पूरा दिन सब लोगों के काम आ सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली। शिल्पा जी, ऐसे कौन से वो कॉमन क्वेश्चन है जो आने वाला हर कोई आपसे पूछता है? इट डिपेंड्स कि मेरे पास कौन सा एज ग्रुप का पर्सन आ रहा है। अच्छा, कैसे बताइए इसको? जैसे अगर टीनेजर्स आ रहे हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, मेरा एक्स मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा या नहीं आएगा? अच्छा। वो मेरे बारे में क्या सोचता है? अच्छा। मेरा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ? अच्छा। अब मेरी ज़िंदगी में प्यार कब आएगा? ये पेट क्वेश्चंस हैं जो सभी टीनेजर्स मुझसे पूछते हैं। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई बिजनेसमैन आ रहा है, हाँ, तो मैं कैसे खुद को ग्रो कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं कैसे मिलियनियर बन सकता हूँ, मैं कैसे बिलियनियर बन सकता हूँ, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। और अगर कोई होम मेकर मेरे पास आ रही है, हाँ, तो मेरी मदर इन लॉ का बिहेवियर मेरे साथ कब ठीक होगा? टॉपिक में रहती है। बिल्कुल, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। राइट। शिल्पा जी, टैरो कार्ड रीडिंग में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? जब लोग ये समझते हैं कि सामने वाला भगवान है, टैरो रीडर भगवान है और वो हमारी किस्मत बदल देगा। तो आपको नहीं लगता कि ये अंधा फेथ होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इसमें किसी का कसूर नहीं है। हम सब अपने लिए हर चीज़ बेस्ट चाहते हैं, है ना? हम चाहते हैं हमारी लाइफ बेड ऑफ रोजेज हो, और हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जो हमारे लिए एक मैसेंजर बैठा है भगवान का बनकर, हम उसे भगवान मान लेते हैं। और हमें लगता है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरी किस्मत बदल दे। आप देखो, अक्सर कहा जाता है बजरंगबली जी की पूजा करो तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, है ना? आप माता रानी की पूजा करो तो आपको, लक्ष्मी जी की पूजा करो तो आपको धन मिल जाएगा। तो हम अपने भगवान भी स्विच कर लेते हैं, बिल्कुल, इस कंफर्ट लेवल के साथ कि इस भगवान के साथ जुड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। मुझे राम जी ने कुछ नहीं दिया तो मुझे कृष्ण जी दे देंगे। लेकिन तो ये एक मिथ होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अगर भाग्य में नहीं है तो कोई भी नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। जो हमारे कर्म है, हाँ, वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भगवान अपने ही सगे भांजे अभिमन्यु की इतनी दर्दनाक मौत से उसे बचा सकते थे, अपना ही वनवास टाल सकते थे, अपनी सबसे प्यारी वाइफ का वनवास टाल सकते थे, है ना? और सती माता जो आज जिनकी हम पूजा करते हैं देवियों के रूप में, तो वो माँ भी अपने आप को ध्वंस ना करती, बदल सकते थे ना? तो कहने का मतलब कर्मों की काट नहीं, कोई नहीं काट सकता। जब ईश्वर खुद नहीं काट सकते तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे काट सकते हैं? अगर ये सच है तो फिर टैरो कार्ड रीडर क्या भूमिका निभाते हैं कि अगर हम कर्म ही नहीं बदल सकते तो? जी बिल्कुल, हम अपने कर्म इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर्म, राइट, बिल्कुल। कार्ड्स एक्चुअली आपको अपने आप से मिलाते हैं। जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि चारों तरफ से मैं परेशान हूँ, और आपको, आज हम आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करते हैं, आज हम गुरुओं के पास जाते हैं, तो कार्ड्स भी तो वही हैं। वो आपको वही संदेश देते हैं जो आपके गुरु देते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको अगर अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, वो हैप्पीनेस आपको कैसे मिलेगी? कार्ड्स आपको वो बताते हैं। कैसे आप अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हो। एक चीज़ और भी है, लोग मुझसे कहते हैं कि उपाय होते हैं। हाँ, उपाय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप खड़े हो बिना छाते के बारिश में, और मैं खड़ी हूँ छाते के साथ बारिश में, कौन भीगेगा? बिना छाते के आप भीगेंगी। हाँ। तो जो छाता है ये हमारे उपाय हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये साइंस जो है ना, ज्योतिष की साइंस, ये भी ईश्वर की बनाई हुई साइंस है। आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि भगवान 16 कला संपूर्ण है, और ईश्वर ने 56 टाइप्स ऑफ विद्याएं सीखी। तो पहले गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? ज्योतिष, वास्तुशास्त्र क्यों सिखाया जाता था? क्योंकि ये एक एड है, ये हमारी हेल्प करती है कि हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, किन रेमेडीज़ के ज़रिए हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये अपना रोल प्ले करते हैं, कर्म अपना रोल प्ले करते हैं, सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं। शिल्पा जी, अगर हम टैरो को
थोड़ा सा डीप में समझे, आपने कभी ऐसा फील किया है कि अगर किसी की प्रॉब्लम कॉमन है और आपने उसका एक बार टैरो किया तो भी सेम प्रॉब्लम आ रही, रिपीटेडली भी सेम प्रॉब्लम, फिर रिपीटेडली सेम, ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे जो पैटर्न्स हैं वो हमारे कर्मास को बताते हैं। अगर आपने कुछ बैड कर्मा कर रखा है तो उसके बाद हम देखते हैं 1 महीना प्रेडिक्शन के बाद हम आपको रेमेडी देंगे कि आप ये रेमेडी कीजिए। देखिए आप किस भावना के साथ करते हैं, किस ट्रस्ट के साथ करते हैं। जो रेमेडीज है ना ये आपको अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं कि आपके अंदर चेंजेस आए, आपने किस भावना से की। उसके बाद हम 1 महीने बाद आपके कार्ड्स चेक करते हैं। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया तो इट मीन्स अभी आपके कर्मा बैलेंस नहीं हुए हैं। हम फिर 1 महीने बाद फिर से चेक करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि अभी भी आपके कर्मास बैलेंस नहीं हुए हैं, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई है, अभी भी मन के अंदर वो प्योरिटी नहीं आई है। क्योंकि जब तक आप प्योरिटी से कोई काम नहीं करते, जब तक आप ये नहीं समझते ना कि मुझसे कुछ गलती हुई है और मुझे इसे इम्प्रूव करना है, जब तक आप दूसरों को फॉरगिव नहीं करते और खुद को फॉरगिव नहीं करते, तब तक ये रेमेडीज भी काम नहीं करती। और एक्चुअली हम वही सिखाते हैं आपको कि कैसे आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि रेमेडीज करने से पहले भी बहुत बड़ा प्रोसीजर रहता है जो हम रेगुलर सेशंस के ज़रिए आपको देते हैं। और फिर कहीं जाकर 4 रीडिंग्स के बाद, 5 रीडिंग्स के बाद आपके वो पैटर्न्स चेंज होते हैं और कभी कभी तो साल भी लग जाता है। इसीलिए ओके। शिल्पा जी, आजकल आपने देखा है कि एनर्जी स्टक, ब्लैक मैजिक, तंत्रा, क्या कार्ड्स हमें इनके बारे में बताते हैं? जी हाँ बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, बिल्कुल बताते हैं। ये तंत्रा क्या होता है? तंत्रा उसको इफेक्ट करता है जिसकी एनर्जी वीक हो जाती है। जैसे कि हम बचपन में बोलते हैं ना कि बच्चे को नज़र लग जाएगी। क्यों लग जाती है नज़र? बड़े को इतनी नज़र नहीं लगती जितनी बच्चे को लगती है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है। जो संत महात्मा होते हैं कभी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता। आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बहुत वास्ट होता है। तो हमें जब हम वीक पड़ जाते हैं तो सामने वाले ने हमें कोई बैड इंटेंशन दी, अरे तारा तो बड़ी सुंदर लग रही है आज, बड़ी बैड इंटेंशन से बोला, तो क्या हुआ? वो नेगेटिव एनर्जी स्टक कर गई। अगर आपका ऑरा वीक है राइट, तो हम उसे ब्लैक मैजिक कह लें, हम उसे तंत्र कह लें। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये नज़र ही होती है, आपका ऑरा वीक होता है और हम उसे क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। एक्चुअली उसने अपनी एक बैड इंटेंशन आपके पास भेजी है और कुछ नहीं है ये। तो ऐसे में सब लोगों को डेली मेडिटेशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने कर्मास को प्योर करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए और फॉरगिवनेस लेकर आनी चाहिए। इस जरिए आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हैप्पी रहना चाहिए, आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फिर आपके ऊपर कोई नज़र, कोई ब्लैक मैजिक कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है शिल्पा जी, क्या कभी कभी टैरो कार्ड रीडर सामने वाले क्लाइंट के या और कोई कार्ड रीडर सामने वाले क्लाइंट के इमोशंस का बेनिफिट उठाते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमोशंस का बेनिफिट उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड रीडर होते हैं ना, एक अच्छा रीडर हमेशा आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। क्योंकि रीडर है कौन? एक हीलर। और हीलर कौन है? जिसके अंदर ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी और जिसका कप भरा हुआ है। राइट, है ना? तो कभी कभी हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है आपको पॉजिटिव करने के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। तो कर सकता है बेटा, तो कर सकता है। वो नहीं भी कर सकता होगा ना, वो फिर भी कर लेगा। बिल्कुल। तो बस एक अच्छा रीडर वही करता है। इसे आप मैनिपुलेशन कहें या कुछ भी कहें। टैरो कार्ड जितना टाइम आपको हो गया शिल्पा जी करते हुए टैरो कार्ड, कोई शॉकिंग केस आया आपके सामने? हाँ, आया था। अच्छा, पहली बार शॉक लगा था, उसके बाद सभी रीडिंग्स ऐसी होती हैं। अच्छा। मेरे पास एक क्लाइंट है, एक बेटा और उसकी मम्मा। अच्छा। और दे वर लिटरली क्राइंग, रो रहे थे वो। और उन्होंने बोला हमारे घर में हमारी बहू आई है और उसने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया है। अच्छा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन जब मैंने कार्ड्स रीड किए तो टोटली डिफरेंट था। कि कोई कहानी नहीं थी वैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। एक्चुअली ना
क्या होता है, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होती है, हम एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है, तो सामने वाले को लगता है कि जो लड़की आई है ना वो हमारे साथ एडजस्ट करे, और लड़की समझती है कि वो लोग जहाँ मैं आई हूँ वो एडजस्ट करे। बिल्कुल, तो जहाँ पर एडजस्टमेंट लड़की कर लेती है तो वो अच्छी हो जाती है, नहीं करती है, जहाँ या अपना पर मत वो रखती है एडजस्टमेंट नहीं करती है तो वो खराब हो जाती है। लेकिन एक्चुअली खराब कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वो वहाँ से उठकर गए तो मुझे प्रॉमिस कर कर गए, जब मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, मैं तो कौन होती हूँ, कार्ड्स ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे आपके घर में हो रहा होगा, और जब से वो आई है तब से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे होंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें फाइनेंशियल लॉसेस हुए, क्यों हुए? जब आपके घर की लक्ष्मी, आपकी गृह लक्ष्मी आपके घर में बैठ के रोएगी तो क्या आप समझते हो कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी? कभी नहीं होंगी, नहीं होंगी ना। तो फिर जब उनको ये चीज़ समझ में आई कि हमें सामने वाले को प्यार देना है, हम में भी कमियां हैं, हम में भी गलतियां हैं, तब उनको मैंने डेट दी थी, आज भी मुझे याद है 17 मई, कि 17 मई को अगर आपने इस लड़की को माफ़ किया, इस लड़की को प्यार दिया, 17 मई तक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप सब कर्ज़ों से बाहर आ जाओगे, और ये लड़की आपको ऐसे प्यार करेगी कि आपको लगेगा इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। उसके बाद मैं गुजरात चली गई और वो मुझे ढूंढते हुए आए, मेरा नंबर लिया वहाँ से, और उन्होंने मुझे गुजरात में कॉल कर बोला कि एग्जैक्टली 17 मई को हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हुई थी। और ये बिल्कुल सच बात है, अगर वो सुन रहे होंगे तो वो रेजोनेट कर पाएंगे। अच्छा शिल्पा जी, हमने देखा है कुछ घर के मेल्स होते हैं, वो उनको कुछ ना इस तरह की आदत होती है कि वो अपनी वाइफ को फुलफिल तो रखते हैं बट टोंटिंग बहुत करते हैं, और एक मेल होता है कि वो कर देते हैं और वो उसको परिवार में कि एक माइंड में ये भी रहता है कि हम कमा भी किस लिए रहे हैं। तो दोनों में से ज़्यादा मतलब क्या बार बार परिवार के अंदर फीमेल को टोंट मारना, क्या ये पॉजिटिव उसमें आता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जिस भी घर में लेडीज़ खुश नहीं रहती हैं उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। आप कितने भी उपाय कर लो, अगर आपकी घर की बुनियाद ही हिल गई है, आपके घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं, आप उसे टोंट मारोगे, उसका कप आप खाली कर दोगे, वो कैसे आपका कप भरेगी? फिर आप कहोगे कि मेरा कप खाली है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा उससे, कैसे मिलेगा? एक माँ लक्ष्मी जो है वो केवल धन की देवी नहीं है, वो प्रसन्नता की, हैप्पीनेस की देवी भी हैं। और ऐसे ही घर की औरत होती है। जब घर की औरत खुश नहीं रहेगी तो आप खुश रह ही नहीं सकते, वो आपको खुशियाँ दे ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखिए, उससे टोंट मत कसिए, देखिए उसका कप भर कर तो देखिए, वो आपके घर में नदियाँ बहा देगी, इतना देगी वो आपको। तो ये मेरा मैसेज सबके साथ है, सबको यही बोलना चाहूँगी मैं कि अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखिए, कभी उस पर टोंट मत कसिए। शिल्पा जी, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि वो वैसे हर फील्ड के अंदर हो गया है आजकल, आपकी फील्ड के अंदर नहीं, कि जो पहले सालों के कोर्स हुआ करते थे वो आजकल के बड़े एक्सपर्ट्स ने एक एक हफ्ते के अंदर टैरो कार्ड के रीडर बनिए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखिए। आपको लगता है कि जो इस सेगमेंट में से बच्चे शॉर्ट कोर्स करके निकल के आगे टैरो कार्ड और हीलर्स बन रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शन उतनी स्ट्रांग होगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल क्या हो गया है कि एक हफ्ते का कोर्स करो और आप टैरो रीडर बन जाओ, 7 डेज का क्रैश कोर्स, 15 डेज का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप ऐसा कर कर बंदर के हाथ में तलवार दे रहे हो और वो तलवार कहीं भी चलाएगा, है ना। अगर आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है, हम कभी कभी क्या कहते हैं कि या तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो या आप अपने गुरु के एक्सपीरियंस से सीखो। आपके केस में तो वो चल जाएगा क्योंकि आपकी अपनी लाइफ इफेक्ट हो रही है, आप खुद एक्सपीरियंस कर कर सीखना चाह रहे हो। लेकिन जब आप सामने वाले की लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, लोग आपके पर विश्वास कर कर आ रहे हैं, आपकी एक गलत गाइडेंस सामने वाले के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये मेरा मैसेज है इस सब से, जो भी ये देख रहे हैं, कि कभी भी एक एक हफ्ते के, एक एक महीने के, 2-2 महीने के कोर्सेज में भी आप टैरो नहीं सीख सकते। आज आप चाहें तो 78 कार्ड्स हैं, गूगल में पढ़िए और बैठ जाइए रीडिंग के लिए, लेकिन आपकी रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं होगी। आपको एक प्रॉपर मेंटर से सीखना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। और कार्ड्स सीखना और उनके मीनिंग्स को लर्न करना, इट्स वेरी इजी। प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इट्स वेरी टफ।
इट्स नॉट ईजी। इसके लिए आपको प्रॉपर तालीम चाहिए, प्रॉपर गुरु के लिए प्रॉपर गुरु धारिए, प्रॉपर मेंटर लीजिए, उसके साथ 1 साल काम कीजिए। आप देखते हैं ना एडवोकेट्स हैं तो पहले एक सीनियर के नीचे असिस्ट करते हैं, डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं, तो इस फील्ड में क्यों ऐसा नहीं किया जाता? शिल्पा जी, आप टैरो रीडिंग का क्या भविष्य देखती हैं? टैरो रीडिंग का भविष्य, आपने तो वही बात पूछ ली कि जिसके पास लोग भविष्य पूछने आते हैं उसका क्या भविष्य है। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग हमेशा हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए है। टैरो कार्ड्स को मैं ऐसे कहूँ जैसे माँ दुर्गा के हज़ारों हाथ हैं, वैसे ही टैरो कार्ड्स क्या हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक साइकेट्रिस्ट है, वो एक काउंसलर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक करियर काउंसलर है, वो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला एक बहुत अच्छा पीओ भी है, वो एक बहुत अच्छा एचओ भी है। तो कार्ड्स के हज़ारों रूप हैं। आप अगर ट्रू गाइडेंस चाहते हैं, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, तो कार्ड्स ये भी देख सकते हैं कि अभी आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आपकी मैनेजमेंट में क्या पर्टिकुलर कमियां हैं। आपने मैनिफेस्टेशन सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता है मैनिफेस्टेशन का जन्म कहाँ से हुआ था? कहाँ से? बजरंग बली जी से। अच्छा। बजरंग बली जी को लगा कि ये सूरज तो एक फल है, मैं इस फल को खा लूं। उनको लगा मैं खा सकता हूँ क्योंकि ये फल है, और उन्होंने उसे खा लिया। बिल्कुल, है ना? तो वहीं से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हुई कि आप जो सोचते हो वो आप कर सकते हो। ये पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन की जो बुक है ना, ये हमारे कार्ड्स के अंदर कैद है। अगर हम अपनी ऑडियंस से बात करें तो ऑडियंस ये जानना चाहेगी आपसे कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आगे टैरो रीडिंग के लिए सीखने के लिए, उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं? सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक मेंटर लेना बहुत ज़रूरी है, और मेंटर भी आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए। मेंटर का एक्सपीरियंस क्या है, मेंटर आपको क्या सिखा रहा है, केवल कार्ड्स के मीनिंग सिखा रहा है या अपना एक्सपीरियंस भी आपको दे रहा है? कितनी प्रैक्टिस आपको करा रहा है, और प्रैक्टिस भी कितनी करवा रहा है। ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर गूगल से क्वेश्चंस लिए और वो क्वेश्चंस आपको दे दिए और आपने घर पर उसकी प्रैक्टिस कर ली, नहीं। वो आपको अपने साथ बिठाकर, जैसे कि एक सीनियर लॉयर के नीचे एक जूनियर लॉयर होता है, कि आपको वैसे सिखा रहा है। क्या वो आपके सभी मीनिंग्स को क्लियर कर रहा है? क्या उसके अंदर की एक एक सिंबल को एक्सप्लेन कर रहा है आपको? सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। जब एक मेंटर अपने स्टूडेंट को अपना सब कुछ दे देता है, तब वो ट्रू मेंटर है। और ऐसा मेंटर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मेंटर ढूंढिए, वहाँ से कार्ड रीडिंग सीखिए, क्योंकि आपने बंदर के हाथ में तलवार वाली स्टोरी नहीं बनानी है। बिल्कुल। आपका काम क्या, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने लोगों को हील करना है। जब आपके पास लोग अपनी लाइफ की डायरेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो वो एक हफ्ता सीख कर नहीं होगा। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हम पहले अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले हम उनका कप भरते हैं। और फिर कार्ड रीडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे, अपने कार्ड्स को क्लिंस करना नहीं सीखेंगे, अपने ऑरा को वास्ट करना नहीं सीखेंगे, अपने क्लाइंट्स के ऑरा को वास्ट करना नहीं सीखेंगे, जब आप उन्हें हीलिंग देना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कार्ड्स नहीं सीख सकते। जब तक आप अट्यूनमेंट नहीं लेंगे, अदरवाइज हमने देखा है कि रेकी में अट्यूनमेंट होती है, हम टैरो में भी अट्यूनमेंट देते हैं। बिना अट्यूनमेंट के आप अपनी गुरु की शक्तियों को अपने अंदर कैसे लेंगे? जैसे हम देखते हैं ना कि गद्दी से गद्दी दी जाती है, तो ऐसे टैरो में भी यही होता है। तो ऐसा मेंटर चूज कीजिए और फिर टैरो सीखिए। कम से कम 1 साल की तालीम लीजिए, फिर आप बनेंगे टैरो रीडर, और वो भी तब जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे। आज ना मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि हम ये भी एक गवर्नमेंट को एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी एक बनाना चाहिए, कोई पेपर होना चाहिए। बिना उसे क्लियर करे आप एस्ट्रोलॉजर अपने नाम के आगे, या न्यूमरोलॉजिस्ट, या टैरो रीडर अपने नाम के आगे, या हीलर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। बेसिकली स्टडी के लिए आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कि गवर्नमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना किया है तो आप ये लगा सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यूज भी होने चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं ना। आप अगर रिटन पेपर क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा, फिर आप उस पोजीशन पर आओगे। अरे आपने लोगों की जिंदगी अपने हाथ में ली, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? कोई भी कहे मैं रीडर हूँ तो वो रीडर नहीं बन जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा जी, एक ये पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको
कब ऐसा फील हुआ कि आपने प्रभु को धन्यवाद दिया? वो कभी मोमेंट आया ऐसा कि मैं प्रभु आपने मुझे जिस जगह पे आपने मुझे रखा या आपने मुझे चुना, तो उसके लिए कभी आपकी ऐसी मोमेंट आई इमोशनल? हर पल, हर सेकंड मैं थैंक यू बोलती हूँ। हर रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। रात को सोने से पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ। मेरा मंदिर ना मेरी लॉबी में है, आते जाते मैं वहाँ जैसे ही भगवान को देखती हूँ मैं थैंक यू बोलती हूँ। और ये मैंने अब से नहीं सीखा, ये मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था, उसके बाद मेरी दादी ने, और आज मैंने अपने बच्चों को सिखाया। और मैं इस यूथ को भी ये कहना चाहूँगी, जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं सीखोगे ना तब तक आप लाइफ में कुछ अटेन नहीं कर सकते हो। आजकल प्रॉब्लम्स भी तो यही हो रही है। शिल्पा जी, आपको क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ग्रैटिट्यूड की क्या जगह है? उतनी ही जगह है जितनी कि हमारे अंदर पानी की जगह होती है। आज हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी है, वैसे ही हमारी बॉडी 90% ऑफ ग्रैटिट्यूड से बनी होनी चाहिए। अच्छा। बिना ग्रैटिट्यूड के आजकल के यूथ को क्या लग रहा है, इतने बड़े बड़े सपने हैं, जब इतनी छोटी सी चीज़ भी उन्हें नहीं मिलती है ना तो वो डिसहार्टन हो जाते हैं। और मेरे पास सारे क्लाइंट्स यही होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम लेकर रोने लग जाते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ आप एक काम करो, आपने सिंपल एक ही रेमेडी करनी है, हर रोज़ डेली, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, 7 ग्रैटिट्यूड। आपकी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा है, आज मेरे दिन में क्या 7 चीज़ें अच्छी हुई, वो आपको लिखनी ही लिखनी है। आप लिखो और 1 महीने के बाद हम फिर से रीडिंग करेंगे, और 1 महीने के बाद आपकी रीडिंग फ्री है। आप बिलीव करो कि 1 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती रीडिंग के लिए। आपको मतलब ऐसा लगता है कि लोग थैंकलेस हैं? हाँ, इस वजह से ज़्यादा दुखी हैं? इसीलिए प्रॉब्लम है, थैंकलेस होने की वजह से ही प्रॉब्लम है कि आपके जीवन में जो है आपको वो नहीं दिखता, जो नहीं है आपका सारा फोकस वहीं है। वही है, बिल्कुल। और हमने यही आपको सिखाना होता है। एक्चुअली कार्ड्स का हर एक कार्ड हमें ग्रैटिट्यूड सिखाता है, हम भी यही अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं। अल्टीमेटली एक छोटा सा वर्ड है ग्रैटिट्यूड, और इसी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। जी। राइट। एज अ कार्ड रीडर, अगर हम जो ऑनलाइन रीडिंग लेते हैं जी और जो फेस टू फेस होता है, आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? फेस टू फेस। ओके, कि हम प्रीपेड रीडिंग में ना जाके अगर अपॉइंटमेंट में हीलर हमारे सामने है तो उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है, आजकल जितनी भी रीडिंग्स हम करते हैं वो फेस टाइम से करते हैं या हम वीडियो कॉल से करते हैं। तो जब हम एक दूसरे की एनर्जी को कैच कर पाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब सामने वाले को भी वो एनर्जी चाहिए और रीडर का ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी वाइब्रेशन से आपको वहाँ पर वाइब्रेशन भेज पाए, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर रीडर का खुद का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। अच्छा। और वो उतनी ही इफ़ेक्टिव रीडिंग रहती है। ओके। लेकिन अगर आप सामने से आते हैं और वो एम्बियंस इंजॉय करते हैं, वो जो कैंडल्स हमारे पास और जो फ्रेग्रेंस हमारे पास है, तो उसका तो अपना ही मज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा जी, कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है और वो कार्ड में पता लग गया आपको? 100%। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी, अभी जस्ट मैंने सीखा ही था। और मैंने नया नया अपना ऑफिस खोला था। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उस टाइम ना प्रोग्राम आता था सच का सामना। हाँ। अगर आपको याद है लॉन्ग टाइम बैक। राइट। मुझे आज भी वो रीडिंग याद है। तो मेरे पास आए और मुझे कहा कि मुझे ना आपसे रीडिंग लेनी है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, तो उसे देखते ही मुझे वाइब्रेशंस आ गई। मैंने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है। आप रीडिंग लेने नहीं आए हो, आप मुझे टेस्ट करने आए हो, मैंने आपकी रीडिंग नहीं करनी। कहते मैडम आपकी क्या फीस है? मैंने कहा आपको क्या लेना देना, जब मैंने आपकी रीडिंग ही नहीं करनी तो मुझे फीस, जितनी आपकी फ़ीस है ना मैं उससे डबल आपको दूंगा, आप मेरी रीडिंग करो। अच्छा। मैंने कहा मुझे रीडिंग करनी नहीं है, बिकॉज आप मुझे टेस्ट करने आए हो और मुझे अपना टेस्ट नहीं देना। तो उसने मुझे कहा अच्छा तो आप डर रहे हो टेस्ट देने से। मैंने कहा आप जितना मर्जी मुझे उठा लो, मैं आपकी रीडिंग तो नहीं करने वाली। फिर उस बंदे ने कहा चलो मैडम अब इतनी दूर से आई गया हूँ, आपकी बात सही है, मैं आया तो आपको टेस्ट करना ही था, फिर भी जाते जाते प्लीज़ एक कार्ड निकाल दो मेरा। मैंने कहा ठीक है, कार्ड उठवाया उससे। मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो उस टाइम उसने मुझे बोला कि ये तो मेरे साथ वही हो गया, सच का सामना। उसने यही एग्जैक्ट वर्ड्स बोले जो मुझे आज भी याद है। और फिर धीरे उसका सेशन उस टाइम 2 घंटे का चला था। अच्छा, उसके बाद शिल्पा, हम आई थिंक लास्ट मिले थे शायद 18-19 साल पहले, जब मैं रीडिंग के लिए आपके पास आती थी। आपको याद है मुझे। तो आपने मुझे वो राम जी की मूर्ति आज भी है आपके पास, जो आप अपने मायके से लेके आए थे आप?
अच्छा, आपको याद मुझे है? याद है। कुछ मेमोरी होती है ना गॉड। कि खंडित मूर्ति होने के बावजूद भी आपने उसको मना कर दिया था। वो मेमोरी में मेरे आज भी अच्छा। है। क्या वो है अभी भी? नहीं, अब वो नहीं है। अब नहीं है। अब वो नहीं है। ओके। अब वो मेरे अंतर मन में है। अच्छा, ठीक ठीक। मैं क्योंकि आज हम बैठे थे तो आप देखो कि मैं भूली नहीं हूँ। हाय, सच में। ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी बात, ऑलमोस्ट इतना। सच में। मेरे ख्याल से मेरी शादी को 1.5 या 2 साल हुए थे तब मैं आपके पास आती और आप थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। हाँ, सच में आज भी लगती हूँ। और मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं कि आपके सामने बोल रही हूँ, वो जो क्यूट सा फेस था और वो जो अंदर बहुत सारा कुछ था, वो जो आग थी ना, वो आज बाहर याद है कि मैं कितना रोई थी एक बार। मैं समटाइम्स आके रोती याद है थी। मुझे। शिल्पा जी, क्या कार्ड्स की एनर्जी भी खराब हो जाती है कुछ टाइम के यूज करने के बाद? कार्ड्स की एनर्जी कभी खराब नहीं होती। कार्ड्स की एनर्जी हैवी हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा। डेली अपने कार्ड्स को क्लेंस करना होता है। अभी मेरे पास पीछे एक केस आया था, जब हमारे कैबिन के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर कोई एंटर करता है ना, तो उससे पहले उसकी एनर्जी आ जाती है। ओके, हाँ बिल्कुल। उसके साथ 3 एनर्जीज थी। दैट वाज स्पिरिट की एनर्जी। 3 अच्छा। स्पिरिट्स उसके साथ थी। अच्छा। जब वो मेरे सामने बैठी, जैसे ही वो एंटर करी, मुझे वो तीनों एनर्जीज फील हो गई। ओके। मैं इन चीज़ों में डील नहीं करती हूँ, ओके, राइट। लेकिन स्टिल अब कोई सामने आया, उसे हैंडल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसे हैंडल किया और वो एनर्जीज अंदर से बोलने लग गई, उनके हाव भाव चेंज हो गए। Right. और वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि उन्हें हैंडल करना भी टफ हो गया। Right. समहाउ उसे टैकल किया। हमारे पास हमारा एक अभिमंत्रित जल है, जो कि हनुमान जी का जल है। Right. तो उसे मुझे यूज़ करना पड़ा उस चीज़ को शांत करने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी वो। मतलब एक्चुअली वो एक्सप्लेन कर रही थी अपने आप को, पूछ नहीं रही थी। क्या अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर से क्या वो स्पिरिट पूछ रही थी या वो हाँ, जो वो स्पिरिट पूछ रही थी। बॉडी अच्छा। किसी और की थी, लेकिन वो अपने अंदर क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे बहुत सारी उसके क्वेश्चंस थे। राइट। तो एंड शी सेड ओपन माय कार्ड्स एंड गिव मी द आंसर। एंड वो इतनी एग्रेसिव एनर्जी थी, पहले तो उसे डील करना बहुत टफ था। Right. लेकिन अब कुछ ऑप्शन नहीं थी मेरे पास, तो उसे डील किया, उसे पहले शांत किया और हाँ, उसे काउंसल किया। और बहुत मुश्किल से वो चीज़ हैंडल हुई, लेकिन हाँ, वो हैंडल हो गई। फिर उसके जाने के बाद कार्ड्स की मुझे क्लिनजिंग करनी पड़ी। हाँ, तो इस तरह से हमारे कार्ड्स जो होते हैं वो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। तो जो भी क्लाइंट चाहता है, पहले उसके एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट करते हैं। अगर आप मेरे पास आएंगी तो पहले मैं अपने कार्ड्स को बोलूँगी कनेक्ट विद एनर्जीज ऑफ तारा। तो आपकी एनर्जीज के सारी की सारी आपकी एनर्जीज कार्ड्स में रहेगी। फिर आपके जाने के बाद मैं उसे क्लेंस करूँगी। राइट। फिर नेक्स्ट क्लाइंट आएगा तो उसकी एनर्जी आएगी। तो इसलिए कार्ड्स की एनर्जी खराब कभी नहीं होती है, वो हैवी हो जाती है, उसे क्लेंस करना पड़ता है। अच्छा शिल्पा जी, एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्लाइंट जो आते हैं उनके बहुत सारे राज होते हैं। हाँ जी। वो शायद उनके अपनों को भी नहीं पता होते। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब कोई आपके पास आके अगर वो एज अ काउंसलर आया है और टैरो भी करा रहा है, तो फिर आप उन चीज़ों की प्राइवेसी कैसे मेंटेन करते हैं एज अ एस्ट्रोलॉजर या एज अ कार्ड रीडर? जी, देखो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। एक ही फैमिली के 5 तरह के लोग हमारे पास आते हैं। मदर इन लॉ भी आ रही है, वो अलग आती हैं। सिस्टर इन लॉ अलग आती हैं, लेडी खुद आती है, उनका हस्बैंड अलग से आता है, बच्चे अलग से आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो उन सबकी अपने अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक की बात दूसरे से करनी ही क्यों है? हमारा काम क्या है? चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को पॉजिटिव करना। किसी का घर थोड़ा खराब करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। करना ही पड़ता है। और जब मैं टेबल से उठती हूँ ना, मैं सब भूल जाती हूँ, क्योंकि एक दिन में इतने क्लाइंट्स हो जाते हैं। Right. अगर मैं वो सब चीज़ें कैरी कर कर अपने साथ लेकर जाऊँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं सब भूल जाती हूँ। अगर आप मेरे पास आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आएंगी तो जैसे ही मैं टेबल से उठूँगी मैं उसे भूल जाऊँगी। ओके। अच्छा शिल्पा जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे पास आया तो किसी के बैठने से, किसी से बात करने से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, और किसी के पास ऐसा लगता है कि बंदा सामने बैठा ही क्यों है, ये जाता क्यों नहीं उठ के। Right. ये क्या फ़र्क होता है दोनों में? एनर्जीज का फ़र्क होता है। अच्छा। देखो, इसमें ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं टॉक्सिक पीपल, एक होते हैं फ्रस्ट्रेटेड पीपल या टफ या डिफ़िकल्ट पीपल। Okay. जो डिफ़िकल्ट होते हैं ना,
कई लोग बड़े टफ होते हैं, वो आपको अपने बच्चे को रिफाइन करने के लिए तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, या तुझे ऐसा करना है, या अपनी वाइफ को ग्रूम करने के लिए, अपने बच्चों को ग्रूम Strict करने के होते लिए, हैं। यहाँ स्ट्रिक्ट होते हैं, मदर इन लॉज होती हैं, तो उनकी एनर्जी प्योर ही रहती है। लेकिन ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं स्कॉर्पियो, क्या बोलते हैं उसको, बिच्छू की तरह होते हैं। बिच्छू ना एक के ऊपर एक चढ़ता है, एग्जैक्टली। तो वो नीचे वाले को धकेलेगा और खुद ऊपर चढ़ेगा। Right. ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं, उनकी एनर्जीज जो होती हैं वो भी टॉक्सिक होती हैं। तो जैसे कोई एंटर करता है उससे पहले उसकी एनर्जी सामने आ जाती है। ओके। तो ऐसे लोगों की एनर्जीज जब ट्रैवल करेंगी तो ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि आप वो एनर्जी बहुत हैवी हो गई है, तो आप उसे नहीं डील कर पाएंगे अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं, या उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है तो भी आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये सब एनर्जीज हैं। ओके। जैसे हम कहीं रेडी होके गए और रेडी होने के बाद हम वहाँ पे फंक्शन में होके आ गए बहुत अच्छे से, लेकिन जो हमारा एनर्जी लेवल फंक्शन में जाने का था, वो जब हम वापस आते हैं तो वो एनर्जी लेवल नहीं रहता, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो वो ऐसे केस में होता है जब आप घर से बहुत खुश होकर गए हैं, लेकिन या तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होंगी कि मैं जाऊँगी, बड़े मज़े करूँगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँगी, अपना सब कुछ भूल कर वहाँ इंजॉय करूँगी, और वहाँ किसी ने टोंट कस दी या कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो आपके दिल को हर्ट कर गई है, आप डिस्टर्ब हो गई हैं, और फिर आप उसी हैवी मन के साथ घर आई। यहाँ पर ही टैरो रीडिंग की ज़रूरत है। कैसे अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने डील करना है। जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना कि सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करेगा तभी मैं हैप्पी होंगी, ये गलत है ना? ये गलत है। जब आप सामने वाले को इतनी वैल्यू ही क्यों दे रहे हो? आपके अपने अंदर इतना सेल्फ लव होना चाहिए कि आप अपने लिए काफ़ी हो अपने आप को प्यार करने के लिए। किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए आपको। अगर किसी ने कह दिया आज तारा सुंदर लग रही है तभी तारा सुंदर लग रही है। अगर किसी ने जेलस में कह दिया तारा सुंदर नहीं लग रही, तो क्या तारा सुंदर नहीं है? तारा तो हमेशा से ही सुंदर है ना? तो हमें दूसरों की वैलिडेशन पर जब तक हम डिपेंडेबल होंगे तब तक हम हर रोज़ हर्ट होंगे। तो हमें वही सीखना है। हमारा हर कार्ड हमें वही ग्रूमिंग देता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करता है हमारी, हमें आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है, और हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हमने अपने आप को फुलफिलिंग बनाना है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम कंप्लीट हैं। जैसे भगवान कंप्लीट है ना, वैसे ही हम भी कंप्लीट हैं। शिल्पा जी, एक बात आम ऑडियंस के लिए भी हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड्स की। अगर कोई फीमेल प्रोफेशनल नहीं बनना चाहती, क्या टैरो कार्ड में वो लेडीज या गर्ल्स या मेल्स कर सकते हैं जो सिर्फ अपने लिए कार्ड्स की हेल्प करें? एक्चुअली कार्ड्स आपको अपने लिए ही करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। आप खुद को बदलिए। जब आप खुद बदल जाएंगी, फिर आपके मन में इच्छा आए कि मुझे यही दूसरों को देना है, तो आप कीजिए, वरना मत कीजिए। खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्ड्स आपके लिए ऐसा जादू का पिटारा है, ऐसा जिन्नी है जो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अच्छा, तो आप क्या कहती हैं कि एज अ मदर, जो मदर कुछ करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है, जैसे मैं जब मैंने रेकी के बारे में सुना था तो कुछ मदर्स ने मुझे ये आंसर किया था कि रेकी हमें दुनिया के लिए नहीं करनी, दुनिया को प्रोटेक्ट, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हमें रेकी सिर्फ इतना ही चाहिए। तो क्या अगर हम टैरो को इससे कनेक्ट करें तो टैरो रीडिंग इतनी भी कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए उसका बेनिफिट ले सकें? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। टैरो तो आपको कंप्लीट सीखना पड़ेगा। उसे इतना या इतना वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ, आप उसे यूज सिर्फ अपने लिए कीजिए, अपने लिए कर बिल्कुल। सकते हैं। और टैरो अगर आप सोचें ना कि मैं टैरो सीख लूंगी, तो आप नहीं सीख सकते। आप टैरो को नहीं चूज करती हैं, टैरो आपको चूज करता है। जैसे गुरु आपको चूज करते हैं वैसे ही। बिल्कुल। जब किसी का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आता है ना, तो वो अपने आप पहुंच जाता है। अच्छा, बिल्कुल। अभी मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली जो मेरे पास बैच चल रहा है, उस बैच में 2 स्टूडेंट्स हैं। और वो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जिन्होंने इसे एज एन करियर नहीं ऑप्ट किया, जिन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसे चूज किया है। अच्छा, कि वो अपने लिए वो कर बिल्कुल अपने लिए। बाकी जो बैचेस चल रहे हैं
वो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैक्सिमम तो वही होते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल Professional बनना करना होता है, है। लेकिन 2 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिसेंट वाला ये ज्वाइन किया और अब मुझे कह रहे हैं कि अब ये हमें करवाना है। अब हमें सीखना है, लेकिन सीखने के साथ सबको करवाना है। ओके, ये तो फिर एक पूरा का पूरा ये आ जाता है ना कि कर लिया तो फिर जब आपको पता है कि किसी को टैरो आते हैं तो कभी कजन्स, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो फिर वो तो देखो, चीजें क्योंकि छोड़ते ही आपका नहीं कप है। भर गया, जब हाँ। आपका कप ऊपर तक भर जाएगा तो आप किसी को तो दोगे ना, नहीं तो वो Exactly. वेस्ट होगा। बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल। मन करेगा कि मैं दूं। जब तक आपका अपना कप खाली होगा ना, तो आप क्या सोचोगे, मेरा कप भर जाए, तब आपके अंदर मैं रहेगा। लेकिन जब आपका कप भर जाएगा तब आप दोगे, सबको बांटोगे आप। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? शिल्पा जी, अगर आपको कभी मतलब अगर मैं बात करूं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है शिल्पा जी कि अगर कभी हमें अपनी एनर्जी डिस्टर्ब लगे तो हमें उसको क्लीन करने के लिए कोई एक ऐसी रेमेडी जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते एनर्जी क्लीन करने के लिए। ओके, सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि आप अपने साथ बैठिए, ओके, अकेले में बैठिए। हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कब होती हैं, जब हमें लगता है कि हमारी एनर्जी, जब हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हम Exactly. पेन में हैं, तब हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। Right. आप अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर पर लिख दीजिए, ओके, ठीक है, और उसके बाद उसे लिखने के बाद आप उसे जला दीजिए। ओके, आधा तो आप उसी से ठीक हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने आप के साथ 5 मिनट के लिए बैठिए और कोई अच्छा सा भजन लगा लीजिए जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप Meditate देखिएगा करना। रिसेंटली आपकी एनर्जी कैसे एकदम से अप हो जाती है। अच्छा, बाकी तो एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारी बहुत रेमेडीज सारी भी चीजें रहती हैं, हैं, लेकिन अपने हाँ। आप को करने के लिए बहुत लेकिन कुछ। ये सबसे अच्छा वे है। मैं खुद के लिए ऐसा करती हूँ। Okay. जब मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ तो इतना हैवी सबका सुनने के बाद ऐसा टाइम आता है जब मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपने आप को क्लींस करना है, कि इतना दुख है दुनिया में, इतना दुख है दुनिया में कि मेरी प्रॉब्लम तो मुझे लगती ही नहीं कि लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम भी है। तो सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड तो मुझे तभी लगता है। शिल्पा जी, हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती हैं कि अगर हम अपने ऑरा को रूटीन में क्लीन करना चाहें या बैलेंस रखना चाहें तो हमें ऐसा कौन सा रेमेडी या उपाय करना चाहिए जिससे हमारा जो ऑरा है वो क्लीन रहे। अपने ऑरा को क्लींस Cleanse करने कैसे? का सबसे पहला वे है आप सॉल्ट बाथ लो। राइट, सेकंड वे है आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो करो। 5 मिनट्स के लिए अगर आप डेली डांस करते हो ना तो एक बहुत अच्छा वे है अपने ऑरा को क्लींस करने का, क्योंकि इसकी आपकी पूरी बॉडी शेक होती है। हो जब जाती है। और कुछ नहीं तो आप ऐसे ऐसे कर लो। राइट। शिल्पा जी, आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आपके पास भी आते हैं और यही मेन वो रहता है। हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि अगर हम धन से संबंधित कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे इंस्टेंट मनी आ जाए, जैसे हम स्विच वर्ड्स का नाम लेते हैं, ऐसी कौन सी रेमेडी आप हमारी ऑडियंस को बताएंगी जिससे पैसा जल्दी आ जाए या इंस्टेंट मनी आ जाए। तारा एक्चुअली ना मैं इस चीज़ के बड़ी अगेंस्ट हूँ। वैसे मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, ये सब जगह आजकल रील्स में ना ये क्वेश्चन आते हैं, ये धोखा है लोगों को, ये लोगों को बताने धोखे में मजा आता है। ये भी बात है शिल्पा कि लोग चाहते हैं धोखा खाना। लगता नहीं आपको कि हम एक झूठ का ऑरा बना के रखते हैं और लोग खुश हैं उसमें। सही बात है। मतलब सिर्फ 10 या 15% है जो कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, अदरवाइज तो आप जैसे बरगलाओ दुनिया तैयार है बैठी बिकने के लिए। लगता नहीं आपको? सही बात है। लोग वही पढ़ते हैं, हाँ। है ना, और सारा दिन मैं यही रील्स देखती हूँ। पूरा दिन यही, वो सबसे ज्यादा वायरल होगी, सबसे ज्यादा। जैसे उसके अंदर पता नहीं कितने कितने 30 सेकंड्स के अंदर ये कर लो वो कर लो, और आप किसी से पूछे जो करते होंगे उसमें किसी के भी बेनिफिट नहीं होते। हाँ, लेकिन इसके लिए अब आप पूछ रहे थे धन से संबंधित, तो हाँ, कुछ मैं एक बता कुछ- देती हाँ, हूँ। कुछ बता दो। छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ राइट। जो हमें रूटीन में करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर राहु, केतु और शनि तीनों की रेमेडीज एक साथ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमें यही 3 ग्रह की वजह से होती है। आपको क्या करना चाहिए, 3 चावली बनवानी चाहिए। 3 चावली क्या होती है, सफ़ेद तिल, काले तिल और शक्कर, इन तीनों को आपको लेना है। क्वांटिटी के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा आपको शक्कर लेनी है, उससे कम आपको राइस लेने हैं, और काले तिल तो आपको बिल्कुल कम लेने हैं। इनको इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद आप इन्हें डेली चींटियों को फीड कीजिए।
ओके। ऐसा करने से आपके तीनों प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं, इनफैक्ट मंगल भी बैलेंस हो जाता है आपका। और स्पेशली इसे पीपल के पेड़ के नीचे डालिए, ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और अब विंटर्स हैं, आपको चींटियाँ नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नारियल का ड्राई वाला खोपा लो, उसके ऊपर चाकू से आप होल कर कर ये 3 चावली उसके अंदर भर दो। राइट। फिर उसे किसी पीपल की जड़ में आप दबा दो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पीपल के ऊपर जल नहीं चढ़ता हो। अच्छा, ऐसी जगह पर करना है। हाँ, रीज़न क्या है कि इससे आपको करोड़ों जीवों को भोजन खिलाने के यज्ञ जितना फल मिलता है। इसीलिए आपके ऊपर शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके अंदर काले तिल हैं और जिस वजह से राहु और केतु भी शांत होते हैं। अब आपने क्या किया, आपने यज्ञ करना है जिसमें करोड़ों चींटियां खाना खाएंगी। बिल्कुल। आपने यज्ञ किया और चींटियां वहाँ खाना खाने आई, उसके ऊपर किसी ने जल चढ़ा दिया, तो वो तो सब मर जाएंगी। तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर अगर उसका बेनिफिट लेना है आपको तो ऐसी जगह दबाओ जहाँ पर जल नहीं चढ़ता हो। और ये 100% ये सक्सेसफुल होती ही होती है। आप कितने भी बड़े आप पर कर्जे चढ़े हों, कितने भी बड़ी आपको लेबर की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी ऐसी तैसी फिर रखी हो, ये प्रॉब्लम के साथ 100% आप बाहर निकलोगे। और ऐसा आप आजमा सकते हो। मैं उन रील्स के सख्त खिलाफ हूँ जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि आप ये कर लो तो चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ये तो आप कर कर देखो, 100% होगा। इसके अलावा और जो छोटे छोटे काम है, कहीं पर आपको मजदूर दिख जाएं, उनको चाय पिला दो। अच्छा, एक बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की। इससे भी राहु और शनि दोनों बैलेंस हो जाते हैं। अगर आपको अपना घर बनाना है, नहीं बन रहा, आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, वो नहीं बिक रही है, अब मजदूरों को जाकर चाय पिला दो। अच्छा, इससे आपका काम ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा एक और बताती हूँ मैं आपको, आप अपने ही टॉयलेट सीट के अंदर डेली 43 डेज तक हार्पिक डालो और उसे क्लीन करो। इट्स वेरी सिंपल, मेल भी कर सकते हैं। 43 डेज के बाद आप देखना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पहुँचती है, आपको जो भी कर्जे हैं ना वो तो उतर ही जाएंगे। शिल्पा जी, आप हमारी ऑडियंस को एक स्मॉल मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, है ना, बहुत दुख होता है ना ये देखकर। और ये कहाँ से आ रही है चीज़ें? आप जब छोटे होगे आपको कभी किसी ना किसी ने बुली किया होगा, है ना। आप बड़े हो जाते हो, आपको अभी भी याद है कि किसी ने उस कोमल से मन को दुखाया था। बिल्कुल। लेकिन आज क्या होता है, आज हम लोग क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, यूजुअली मैंने देखा है कि मैंने ऐसा किया ना, मेरे साथ ऐसा हुआ तो दूसरों को भी ऐसा सफ़र करना पड़ेगा। हम ऐसा सोच लेते हैं और हम दूसरों को हर्ट करते हैं। यही वो टीचर्स होती हैं जो खुद भी कभी स्टूडेंट थी, लेकिन आज शायद वो इमोशंस इतने ज़्यादा उनके लिए मैटर नहीं करते हैं। तो हमें ना ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें सेंसिटिव होना चाहिए, हमें हर किसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनना चाहिए कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर नहीं निकालें। बिल्कुल। अपनी प्रॉब्लम्स हम अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारा खुद का कप भरें। हमारा अपना कप खाली रहता है ना, तो इसीलिए हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम बच्चों को कैसे कहेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, जब तक हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, है ना। तो हमें ये सीखना चाहिए और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इधर उधर तो होगा, तो ये सबको आजमाना चाहिए हर रोज़ ना। 7 चीज़ें आज मेरे साथ क्या अच्छी हुई। शिल्पा जी, ग्रैटिट्यूड का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हर रोज़ 7 अच्छी चीज़ें आज मेरे साथ क्या हुई, मुझे वो लिखना चाहिए। अच्छा, जब आप हर रोज़ 7 चीज़ें लिखेंगे तब आपको लगेगा अरे मेरे साथ ये बुरा हुआ पर ये 7 चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई हैं। तब आपको उस चीज़ की वैल्यू होगी जो आपको फ्री में मिल रही है। आज हमें ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और हमें सिलेंडर नहीं मिलता, तब हमें पता लगता है ना कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ्री में मिल रही हैं, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब हम हर रोज़ 7 अलग चीज़ें लिखेंगे कि हमारे साथ ये अच्छी हो रही हैं, तो हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आ जाएगी। फिर कुछ ख़राब भी होगा ना, हमें लगेगा कोई बात नहीं, अच्छा भी तो हुआ है, ख़राब हो गया तो वो ग्रैटिट्यूड कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देगा।
जब वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी तो वो फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकलेगी भी नहीं। बिल्कुल। जब हम बैलेंस हो जाएंगे तब हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि कैसे बैलेंस रहना है। बिल्कुल। कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज में नहीं जाए, वो ऐसे काम नहीं करें। उन बच्चों को ये एजुकेट करना है, वो तो बच्चा है ना। बिल्कुल। उसे एजुकेट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी और टीचर्स की भी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और कभी कभी क्या होता है ना, टीचर्स दिल पर ले लेती हैं, ईगो में आ जाती हैं। ईगो में आ जाती है कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो हमारा क्या कसूर है। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन सिस्टम में भी ये ना। समाज की सबकी भागीदारी और जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हमारे एजुकेशन में मॉरल तो वो खत्म ही होगी, मॉरल। वैसे ये वाली शिल्पा चीज़ देखी गई है ना कि जो हम स्टडी स्पेशली इंडिया में करते हैं उसमें से शायद 10% भी हमें बात के लिए नहीं यूज़फुल। क्यों? क्योंकि ना हमारी जो एक्चुअल स्टडी थी ना वो हमारे ग्रंथ थे, जो राम जी के टाइम में या कृष्ण जी के टाइम में पढ़ाइयाँ की जाती गुरुकुल थी, में पढ़ाए जाते गुरुकुल में पढ़ाया जाता। वो सारी जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर अटैक किया ना तो वो सारे हमारे ग्रंथ ले गया ताकि हमारा कल्चर ख़त्म हो जाए। और हम आज जो कल्चर पढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना भी कल्चर वो साथ में होना चाहिए। वो मॉरलिटी जो हिल गई है ना। जैसे अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की तो अब तो मैंने फिर भी कुछ स्कूल्स के अंदर देखा है कि कुछ बेसिक चीज़ों में आ रहे हैं सिखाने में। अदरवाइज़ अगर कुछ साल पहले बात करें तो बेसिक चीज़ें थी नहीं, वही पढ़वा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। पानीपत की लड़ाइयाँ पढ़ रही हैं, मोहम्मडन्स का इतिहास पढ़ रहे हैं हम। बेसिकली तो मुझे ऐसा लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सारा का सारा चेंज करना चाहिए। हमें इस चीज़ की ओर सोचना चाहिए कि हम हैप्पी रहने के लिए क्या करें। एग्जैक्टली। जब हम दूसरों को भी हैप्पीनेस देंगे ना, कैसे हम अपना कप भरें और कैसे हम दूसरों का कप भरें, वही टैरो सिखाता है हमें। इसे एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए सच में। हमारी इंडियन अगर बात करें एजुकेशन के अंदर बहुत सारी हमारी इंडियन एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि हमें खुद भी स्ट्रांग बनना है, ग्रैटिट्यूड सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है सो दैट हमारे बच्चे उस रास्ते पर ना जाएं। हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा उन्हें भी ये सिखाना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं होती, सिर्फ ये चैलेंजेस होते हैं। हमें इन्हें फेस करना है। कोई हमें बुली कर रहा है ना तो हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना है बच्चों को। जब हम बच्चों को कहते हैं ना ये कुछ नहीं होता, उसकी बजाय जब हम बच्चों को कहें यस बिल्कुल यू आर राइट, वी अंडरस्टैंड यू, सिर्फ ये एक वी अंडरस्टैंड यू, ये टीचर्स भी सीख लें और बच्चे के पेरेंट्स भी सीख लें, सिर्फ इतना सीख लें और हम अपने लिए भी सीख लें। जब हमारा हस्बैंड हमसे कुछ डिमांड करता है या हम चाहते हैं कि हम भी वो रोल प्ले करें, हमारा हस्बैंड भी कुछ डिमांड करेगा और हम भी कुछ डिमांड करेंगे। जब हम हर किसी को वी अंडरस्टैंड कहें और हम हर किसी को अंडरस्टैंड करें। शिल्पा जी, आपको क्या लगता है एज अ टैरो रीडर, जो आजकल इतने सारे सेपरेशन हो रहे हैं कपल्स के बीच में, उसका मेन कारण क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मैक्सिमम टाइम हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है जब हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बोला। एक अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है? जब हम दोनों समझ लें ना, हस्बैंड भी और वाइफ भी, कि एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ हम कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि कोई हमें जज करने वाला नहीं है। सामने वाला मुझे जज नहीं करेगा, मैं उसे कुछ भी बोल सकती हूँ या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो हम जब एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, कम्युनिकेशन रहेगी हमारे बीच, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जनरली ना हम क्या करते हैं, चीज़ों को हम रिजॉल्व नहीं करते, हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं। स्टॉप। कि हस्बैंड कहेगा बस यार तू तो बहुत बोलती है यार, सुन लिया ना, मैं घर आया हूँ, किच 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 तेरी वही स्टार्ट हो गई। उसने उस चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया, वो उसके अंदर रह गई लेडी के। वो अंदर अंदर एक दिन ज्वालामुखी फट गया और वो जब फट जाएगा तब उसे लगेगा कि इसने आज मुझे इतना कुछ कह दिया। अरे उस टाइम पर अगर रिजॉल्व कर लिया होता, उस टाइम पर चीज़ों को ख़त्म करने की बजाय उस टाइम सुन लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। और सेम अगर कोई हस्बैंड घर आता है और वाइफ ये समझ ले कि ये फ्रेशन अप हो जाए, ये उसके बाद हम आराम से अंडरस्टैंड करेंगे। आते ही ये नहीं कि मम्मी ने ये कहा, दीदी ने ये कहा, भैया ने ये कहा, कि बजाय उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझकर हम वो चीज़ आराम से कन्वर्सेट कर लें, आराम से कम्युनिकेट कर लें, तो शायद प्रॉब्लम्स नहीं हो। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। टैरो कार्ड के बारे में, एक्चुअल में टैरो रीडिंग क्या होती है, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, कैसे क्लेंस करना होता है, बहुत सारी गाइडेंस आपने दी। हमें इतना सारा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।